लगता है एक बार फिर से मध्य एशिया सुलगने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने वो कर दिखाया जिसकी ईरान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले शीर्ष वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को ईरान की राजधानी तेहरान में दिन दहाड़े अल्लाह को प्यारा कर दिया गया। इस हत्या के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शीर्ष ईरानी वैज्ञानिक की हत्या से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आखिर क्या है पूरा मामला और मोसाद कैसे काम करती है, अपने दुश्मनों तक कैसे पहुंचती है और उसे दफन करके ही दम लेती है, देखिए पूरा एपिसोड। मोसाद यानी दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी, जिसके नाम पर कहानियाँ चलती है, फिल्में बनती है। मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। ये लोग इजराइल के दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज के मारते हैं और मारने का मकसद सिर्फ मारना नहीं होता, बल्कि एक डर पैदा करना होता है कि इजराइल से पंगा ना लो। चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे इस नन्हे से देश को बड़ा क्रूर बनना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इसी साल की बात है, 7 अगस्त की। जगह थी ईरान की राजधानी तेहरान। रात का वक्त था। एक सफ़ेद रंग की रेनो L90 कार सड़क पर जा रही थी। इसमें 2 लोग बैठे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक 27 बरस की महिला। अचानक एक बाइक इस कार के बराबर में पहुंची। बाइक पर 2 लोग सवार थे। इन्होंने अपने पास से पिस्टल निकाली और दनादन 5 गोलियां दाग दी। 4 गोलियां कार के भीतर बैठे लोगों को लगी। एक बुलेट पास चल रही थी, एक कार से टकराई। हत्या करने के बाद बिल्कुल फुर्ती से 2 बाइक सवार भी गायब हो गए। कौन थे वो 2 हमलावर, किसको मारा था उन्होंने? इन सवालों का जवाब जुड़ा है इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद से। उसके एजेंट्स ने हत्या करके 18 साल पुराने एक हमले का बदला लिया था। कुल मिलाकर ये हत्या एक पहेली बनी रही। इस रहस्य से पर्दा उठा 13 नवंबर को। इस रोज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक 7 अगस्त को तेहरान में मारे गए उस आदमी का नाम अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला प्रचलित था। अबू मोहम्मद अल मसरी, पैदाइश नाम का मुल्क इजिप्ट, उम्र 57 साल। अपनी टीन एज में ये आदमी मिस्र के फुटबॉल टीम का खिलाड़ी रहा, मगर फिर जिंदगी ने ऐसा टर्न लिया कि खेल का मैदान छोड़कर कथित जिहाद के लिए अफगानिस्तान पहुंच गया। केवल ये किस्सा भर नहीं है, मोसाद के एजेंट अपने दुश्मनों को कहीं भी कैसे भी खोज लेते हैं। एक समय की बात है जब फिलिस्तीन की आज़ादी का मूवमेंट अपने चरम पर चल रहा था। PLO के लड़ाके पूरी दुनिया में चरमपंथी हमलों की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। सितंबर 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेल चल रहे थे। 5 दिसंबर के दिन फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजराइल खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 आतंकी और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर हुआ करती थी। गोल्डा ने मृतक खिलाड़ियों के लिए किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया, जैसा कि हमारे यहाँ घटना के बाद एक रिवाज है, बल्कि गोल्डा मेयर हर एक मृतक खिलाड़ी के घर पहुंची और परिजनों से कहा कि इसका बदला लेंगे। और गोल्डा मेयर ने खुफिया एजेंसी मोसाद को आदेश दिया कि इस बर्बर कार्रवाई से जुड़े हर व्यक्ति को ढूंढा जाए, उसे मौत के घाट उतारा जाए। मोसाद ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन रीथ ऑफ गॉड का कोड नाम दिया। इसके बाद अगले 20 सालों तक मोसाद ने म्यूनिख हत्याकांड में शामिल लोगों को खोजना, उनकी हत्या करना जारी रखा। साल 2005 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म म्यूनिख इस घटना और इसके नतीजों पर आधारित है। वही इसी विषय पर एक और फिल्म स्क्वाड ऑफ गिडियोन 1986 में बनी थी। एक और घटना मोसाद के कारनामों से ऐसी जुड़ी है कि इतिहास में ना अब तक कोई खुफिया एजेंसी ऐसा कर पाई और ना शायद आगे ऐसा कर पाए। ये घटना 27 जून 1976 की है। इस दिन तेल अवीव से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने एथेंस में रुकने के बाद फिर से उड़ान भरी ही थी कि 4 यात्री एकदम खड़े हो गए। उन्होंने हाथों में पिस्टल और ग्रेनेड ले रखे थे। उन्होंने विमान पर नियंत्रण करने के बाद पायलट को लीबिया के शहर बेनगाजी चलने का आदेश दिया। इन 4 अपहरणकर्ताओं में 2 फिलिस्तीनी थे और 2 जर्मन। बेनगाजी में 7 घंटे रुकने और ईंधन लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पर ले जाया जाए। उस समय युगांडा के तानाशाह इदी अमीन का शासन था, जिसने युगांडा में बैठते ही सभी भारतीयों को युगांडा से बाहर कर दिया था। इस बार उनकी पूरी सहानुभूति अपहरणकर्ताओं के साथ थी। एंतेबे हवाई अड्डे पर 4 और साथी उनसे आ मिले। उन्होंने यहूदी बंधकों को अलग कर दिया
और दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में रह रहे 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की और धमकी दी कि ऐसा नहीं किया गया तो वे यात्रियों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। एंतेबे इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर था, इसीलिए किसी बचाव मिशन के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। यात्रियों के संबंधियों ने तेल अवीव में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ इजराइल प्रधानमंत्री रबीन के करीबी भी थे। उन पर बहुत दबाव था कि बंधकों को हर हालत में छुड़ाया जाए। इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने 47 गैर यहूदियों को रिहा कर दिया। उन्हें एक विशेष विमान से पेरिस ले जाया गया। वहाँ मोसाद के जासूसों ने उनसे बात करके एंतेबे के बारे में छोटी छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश की। मोसाद के एक एजेंट ने कीनिया में एक विमान किराए पर लेकर एंतेबे के ऊपर उड़ान भरकर उसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची। दिलचस्प बात यह थी कि एंतेबे हवाई अड्डे के टर्मिनल को जहां बंधकों को रखा गया था एक इजराइल कंपनी ने ही बनाया था। कंपनी ने उस टर्मिनल का नक्शा उपलब्ध कराया और रातों रात इजराइल में एक नकली टर्मिनल खड़ा कर दिया गया ताकि इजराइल के कमांडोज पर हमले का अभ्यास कर सके। इसके बाद हुआ एक खेल शुरू। इजरायली सेना के 200 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को इस मिशन के लिए चुना गया। कमांडो मिशन में सबसे बड़ी अड़चन इस बात की थी कि कहीं एंतेबे हवाई अड्डे के रनवे की बत्तियां रात को बुझा तो नहीं जाएगी और इदी अमीन के सैनिक विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे पर ट्रक तो नहीं खड़ा कर देंगे। इसी बीच इजराइल की सरकार ने संकेत दिया कि वो अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तैयार है ताकि कमांडोज को तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 4000 किलोमीटर जाकर 4000 किलोमीटर वापस भी आना था। इसीलिए हवा में ही उड़ते विमान से दूसरे विमान में ईंधन भरा गया। ब्रिगेडियर जनरल डेम शोमरोन को पूरे मिशन की जिम्मेदारी दी गई, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू को फील्ड ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। इजराइल के पास 3 विकल्प थे। पहला, हमले के लिए विमानों का सहारा लिया जाए, दूसरा नौकाओं से वहां पहुंचा जाए और तीसरा कीनिया से सड़क मार्ग से युगांडा में घुसा जाए। खैर आखिर में तय हुआ कि एंतेबे पहुंचने के लिए विमानों का इस्तेमाल होगा और युगांडा के सैनिकों को यह आभास दिया जाएगा कि इन विमानों में राष्ट्रपति इदी अमीन विदेश यात्रा से लौट रहे हैं। 4 जुलाई को इजराइल के साइनाई बेस से 4 हरक्यूलिस जहाज़ों ने उड़ान भरी। सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए उन्होंने लाल सागर पार किया ताकि मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडार उन्हें पकड़ ना पाए। रास्ते में इजराइल कमांडोज ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली। 7 घंटे लगातार उड़ने के बाद रात के 1 बजे पहला हरक्यूलिस विमान एंतेबे के ऊपर पहुंचा। उसके पास लैंड करने और अपहरणकर्ताओं पर काबू पाने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय था। उस समय रनवे की लाइट जल रही थी। लैंड करने से 8 मिनट पहले ही हरक्यूलिस के रैप खोल दिए गए ताकि कम से कम समय जाया हो। जहाज से काली मर्सिडीज कार उतारी गई। यह उस कार से बहुत मिलती जुलती थी जिसे राष्ट्रपति इदी अमीन इस्तेमाल किया करते थे। उसके पीछे कमांडोज से भरी हुई 2 लैंड रोवर गाड़ियां भी उतारी गई। इन वाहनों ने तेजी से टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू किया। कमांडोज को आदेश थे कि वह तब तक गोली ना चलाए जब तक वो टर्मिनल तक नहीं पहुंच जाते। इजरायली उम्मीद कर रहे थे कि काली मर्सिडीज कार देखकर युगांडा के सैनिक समझेंगे कि इदी अमीन बंधकों से मिलने आए हैं। लेकिन इजराइल वालों को पता नहीं था कि कुछ दिन पहले ही अमीन ने अपनी कार बदल दी थी। अब वो सफ़ेद मर्सिडीज का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह थी कि टर्मिनल के बाहर खड़े युगांडा के सैनिक ने अपनी राइफल निकाल ली। इजराइल कमांडोज ने उन्हें साइलेंसर लगी बंदूक से वहीं उड़ा दिया। उनका भेद खुल चुका था। गोली चलते ही कमांडोज ने आदेश दिए कि वाहनों से उतरकर पैदल ही टर्मिनल के भवन पर धावा बोल दिया जाए जहां यात्रियों को रखा गया था। कमांडोज ने बुल हॉर्न के जरिए बंधकों से अंग्रेजी और हिब्रू भाषा में कहा कि वे इजरायली सैनिक हैं और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने यात्रियों से फौरन लेट जाने के लिए कहा। उन्होंने यात्रियों से हिब्रू में पूछा कि अपहरणकर्ता कहाँ हैं। यात्रियों ने मुख्य हॉल में खुलने वाले दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। कमांडोज हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए हॉल में घुसे। इजराइल कमांडोज को देखते ही अपहरणकर्ताओं ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियों के आदान प्रदान में सभी अपहरणकर्ता मारे गए। माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गए। 3 बंधक भी गोलियों का निशाना बने। इसी बीच 2 इजरायली विमान वहां उतर चुके थे। उनमें भी इजरायली सैनिक थे। चौथा विमान पूरी तरह से खाली था ताकि उसमें बचाए गए बंधकों को ले जाया जा सके। एंतेबे पर उतरने के 20 मिनट के भीतर ही बंधकों को लैंड रोवर्स में भरकर खाली विमान में पहुंचाया जाने लगा। इसी बीच युगांडाई सैनिकों ने गोली चलानी शुरू कर दी। पूरे हवाई अड्डे की बत्ती गुल कर दी गई। चलने से पहले हर एक सैनिक की गिनती की गई। इस पूरे अभियान में इजराइल का सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक मारा गया था।
कंट्रोल टावर के ऊपर से चलाई गई एक गोली लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू के सीने में लगी थी और वो वहीं गिर गए थे, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। सैनिकों ने घायल नेतन्याहू को विमान में डाला और एंतेबे में लैंड करने के 58 मिनट बाद बचाए गए यात्रियों को विमान में लाद वहां से टेक ऑफ किया। इससे पहले उन्होंने एंतेबे पर खड़े 11 मिग जहाज़ों को नष्ट कर दिया ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। 4 जुलाई की सुबह बचाए गए 102 यात्री और इजरायली कमांडो नैरोबी होते हुए तेल अवीव पहुंचे। इस पूरे अभियान को इजरायल के इतिहास का सबसे दुस्साहसी मिशन माना गया। प्रधानमंत्री रोबिन ने जब विपक्ष के नेता मेनाखिम बेगिन को बधाई और खुशखबरी देने के लिए बुलाया तो बेगिन ने कहा, मैं शराब नहीं पीता, इसीलिए मैं चाय पीकर इसे सेलिब्रेट करूंगा। रेबिन ने उन्हें सिंगल माल्ट शराब सर्व की और कहा, समझ लीजिए आप रंगीन चाय पी रहे हैं। बेगिन ने कहा, आज के दिन तो मैं कुछ भी पी सकता हूँ। ये इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। इस तरह का दुस्साहसी अभियान न तो पहले सफल हुआ और न शायद कभी आगे होगा। लेकिन अब जो ईरान में किया है वह भी अपने आप में कमाल का मिशन है। ईरान नाराज है, धमकी दे रहा है। इसी साल शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद भी जैसी धमकी उसने दी थी। खैर, बदले में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल द्वारा किए गए इस कांड की निंदा कर दी, जैसे वो हमेशा करता आया है।